हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG9 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5. Critically examine the interweaving of the themes of exploration and romantic sensibility in Patrick White's Was. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें बताता है कि पैट्रिक व्हाइट ने अपने नोवेल वॉस में एक्सप्लोरेशन और रोमांटिक सेंसिबिलिटी के थीम्स को कैसे एक साथ जोड़ा है। हमें यह समझाना है कि नोवेल में फिजिकल जर्नी के साथ साथ इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी भी दिखाई गई है, जहां हीरो के अंदर और बाहर दोनों का सफर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैट्रिक व्हाइट का नॉवल वॉस 1957 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस है। ये कहानी सिर्फ डेजर्ट के एक्सप्लोरेशन की नहीं है, बल्कि एक अंदर की यात्रा, एक स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी भी है। नोवेल में एक्सप्लोरेशन सिर्फ लैंड का नहीं, बल्कि इंसान के अंदर के सच और पहचान का भी है। साथ ही वॉस में एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक सेंसिबिलिटी है, जिसमें हीरो आइडियलिज्म, लव और स्पिरिचुअलिटी के जरिए अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करता है। मेन बॉडी। 1. एक्सप्लोरेशन, फिजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी। वॉस का बेस रियल लाइफ एक्सप्लोरर लुडवर्ग लिच्छर्ट की कहानी पर है। पैट्रिक व्हाइट ने इस हिस्टोरिकल स्टोरी को एक सिंबॉलिक जर्नी बना दिया, जहां डेजर्ट एक्सप्लोरेशन इंसान के अंदर के स्ट्रगल का प्रतीक बन जाता है। वॉस का सफर एक मेटाफिजिकल जर्नी भी है, जहां वो अपने अंदर के सच, अपने ईगो और अपने पर्पस को समझने की कोशिश करता है। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट नोवेल में एक लिविंग कैरेक्टर बन जाता है, जिसमें नेचर इंसान को टेस्ट करता है। एग्जाम्पल, जब वॉस अपने सफर में हेलुसिनेशंस और स्पिरिचुअल विजन्स देखता है, तो वो उसके इनर वर्ल्ड का दर्पण बन जाता है। 2. रोमांटिक सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअल कनेक्शन। वॉस एक रोमांटिक हीरो है, विजनरी, आइडियलिस्ट और एक स्पिरिचुअल सीकर। उसका बिलीफ है कि वो नेचर और डिवाइन ट्रूथ को समझ सकता है। लॉरा ट्रेवेलिन के साथ उसका कनेक्शन फिजिकल नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल और टेलीपैथिक है। यह रिलेशनशिप रोमांटिक फिलॉसफी के आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, सोल्स का मिलन, डिस्टेंस के बावजूद। की पॉइंट, वॉस का रोमांस एक डीपर स्पिरिचुअल बॉन्ड है, सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक इटर्नल कनेक्शन। 3. रियलिटी और आइडियलिज्म का टकराव। वॉस की आइडियलिज्म उसके डाउनफॉल का रीजन भी बनती है। उसका ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो यूज नेचर के आगे विनम्र बना देते हैं। लॉरा के कैरेक्टर के थ्रू वाइड बैलेंस दिखाता है, वो ग्राउंडेड और स्पिरिचुअल दोनों है। वॉस और लॉरा के बीच का रिलेशन ह्यूमन और डिवाइन के बीच के कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है। इलिस्ट्रेशन। वॉस की मौत के बाद भी लॉरा के थ्रू उसका विजन जिंदा रहता है, ये होप और कंटिन्यूटी का सिंबल है। 4. ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट और यूनिवर्सल मीनिंग। नोवेल में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक कैरेक्टर है। ये लैंड एक चैलेंज है और एक रिफ्लेक्शन भी, जहां इंसान अपने अस्तित्व को समझता है। व्हाइट ने यूरोपियन रोमांटिसिज्म को ऑस्ट्रेलियन स्पिरिट के साथ जोड़ा, जिससे एक यूनिवर्सल मैसेज मिलता है, हर एक्सप्लोरेशन एक इनर डिस्कवरी भी होती है। नॉवल ऑस्ट्रेलिया के आइडेंटिटी और ह्यूमन स्ट्रगल दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करता है। इंटरप्रिटेशन। डेजर्ट यहाँ एक मेटाफोर है, आउटर वर्ल्ड और इनर सोल दोनों के सफर का। कंक्लूजन। पैट्रिक व्हाइट ने वॉस में एक्सप्लोरेशन और रोमांटिक सेंसिबिलिटी को बहुत ब्यूटीफुली मर्ज किया है। नॉवल एक स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल जर्नी है जो इंसान के ट्रूथ और सेल्फ रियलाइजेशन की तलाश को दिखाती है। वॉस एक ट्रैजिक हीरो है जो अपने विजन में जीता है, और लॉरा उस विजन का कंटिन्यूएशन बन जाती है। वॉस एक टाइमलेस नॉवल है जो हमें दिखाता है कि हर फिजिकल जर्नी एक इनर अवेकनिंग होती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 6. South Country is a poem full of hope. Do you agree? Give reasons in support of your answer. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें साउथ कंट्री पोयम का एनालिसिस करना है जो केनेथ स्लेसर ने लिखी है। हमें ये बताना है कि क्या ये पोयम उम्मीद से भरी हुई है या दुखी और निराश दृश्य दिखाती है।
इसमें हमें पोयम के थीम, इमेजरी, टोन और पोएट के एटीट्यूड पर फोकस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। केनेथ स्लेसर की पोएम साउथ कंट्री ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर की एक बहुत ही प्रमुख पोएम है। यह पोएम ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप का एक अनोखा रूप दिखाती है, जहां एक तरफ कठिनाई और सूखापन है, वहीं दूसरी तरफ एक अजीब सी शांति और सुंदरता भी है। इस पोएम का मेन आइडिया नेचर और मानव जीवन के बीच के रिश्तों को समझना है। यह क्वेश्चन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये पोएम उम्मीद भरी है या निराशा से। मेन बॉडी। 1. पोएट का दृष्टिकोण। ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप का वर्णन। स्लेसर अपनी पोयम में ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक दृश्य को एक जीवित और पुराना रूप देते हैं। पोयम में देश की कठोर परिस्थितियां, जैसे सूखापन, रेगिस्तान और सूखेपन, दिखाए गए हैं, लेकिन साथ ही उसकी मजबूती भी। पोएट को इस खुरदुरेपन में भी एक प्राकृतिक सुंदरता दिखाई देती है। जैसे उन्होंने लिखा है, द विल्टिंग फ्लैट्स एंड स्वेटिंग ट्रीज, जो जीवन और मृत्यु, सहनशीलता और विनाश दोनों को साथ दिखाता है। 2. इमेजरी और सिंबलिज्म। पोयम में इमेजरी बहुत गहरी और अर्थपूर्ण है। स्लेसर ने मिथोलॉजिकल और बिब्लिकल रेफरेंसेस का यूज करके लैंड को पवित्र रूप दिया है। आयरन हिल्स और बर्निंग प्लेन्स कंट्री की कठिनाई दिखाते हैं, लेकिन साथ ही उसके अंदर छुपी जीवन शक्ति को भी। पोएम का रिदम भी नेचर के फ्लो के जैसे है, धीमा, भारी और सोचने वाला। इसी इमेजरी के माध्यम से होप का एक सटल मैसेज मिलता है, लैंड कठिन है पर जीवित है और वही उम्मीद है। 3. टोन। निराशा और आशा के बीच। पोएम का टोन एकदम क्लियर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बल्कि बैलेंस में है। स्लेसर ना टू लैंड को रोमांटिसाइज करते हैं, ना ही उसका अपमान करते हैं, वो उसे सच्चाई के साथ दिखाते हैं। पोएम ये सिखाती है कि होप कभी कभी स्ट्रगल के अंदर छुपी होती है, जीवन के कठिन दृश्यों में भी सुंदरता दिखाई देती है। यह लाइन डोरोथिया मैकेलर के थॉट, कंट्री ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लडिंग रेन्स, के जैसे हाई एक रेजिलियंट स्पिरिट दिखाती है। 4. स्पिरिचुअल कनेक्शन और नेशनल आइडेंटिटी। पोएम के अंदर एक स्पिरिचुअल एलिमेंट भी है, लैंड पोएट के इनर वर्ल्ड का प्रतीक बन जाता है। साउथ कंट्री उम्मीद से भरी इसलिए है क्योंकि ये कठिनाई में भी जीवन और अर्थ को ढूंढ लेती है। ये एक नई ऑस्ट्रेलियन पहचान भी बनाती है, जो अपने देश की कठोर परिस्थितियों के बावजूद उस पर गर्व करती है। पोएम नेचर और इंसान के बीच के संबंध को एक डीप और रिस्पेक्टफुल नजरिए से दिखाती है। कंक्लूजन। केनेथ स्लेसर की साउथ कंट्री एक ऐसी पोयम है जो ना पूरी तरह दुखी है ना पूरी तरह खुशी से भरी। इसमें कठिनाई के बीच जीवन की आशा और प्राकृतिक शक्ति की सुंदरता दिखाई देती है। ये पोयम एक साइलेंट और मैच्योर होप को प्रस्तुत करती है, जो नेचर के प्रति सम्मान और सहनशीलता से निकली है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Christina Stead's short fiction, The Old School, raises the social issue of the discrimination of underprivileged children. Do you agree with the statement? Substantiate. Question explanation. यह क्वेश्चन हमसे पूछता है कि क्रिस्टीना स्टेड की स्टोरी, द ओल्ड स्कूल, कैसे गरीब बच्चों के साथ होने वाले भेदभाव को दिखाती है। इसमें हमें यह समझाना है कि स्टोरी में क्लास डिफरेंस और सोशल इनइक्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, और सोसाइटी के एजुकेशन सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिस्टीना स्टेड एक फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर थी जिन्होंने सोसाइटी के क्लास डिफरेंस और इनजस्टिस को अपनी स्टोरीज के जरिए बहुत क्लियरली दिखाया। उनकी स्टोरी द ओल्ड स्कूल में वो बताती है कि गरीब बच्चों को स्कूल में किस तरह से अलग नज़र से देखा जाता है। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां सब बराबर होने चाहिए, लेकिन स्टेड दिखाती है कि यहाँ भी पैसा और स्टेटस डिसाइड करता है कि किसको रिस्पेक्ट मिलेगा और किसको इग्नोर किया जाएगा। मेन बॉडी। 1. स्टोरी का बैकग्राउंड और सेटिंग। द ओल्ड स्कूल एक ऐसे स्कूल पर बेस्ड है जहां रिच और पुअर बच्चों के बीच का फाक क्लियरली दिखाई देता है। स्टेड ने स्कूल को सोसाइटी का एक छोटा वर्जन बनाया है, जहां इनइक्वालिटी और अनफेयरनेस हर जगह है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के बिहेवियर से ये दिखाई देता है कि गरीब बच्चों को कम समझा जाता है। 2. क्लास डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी का थीम। स्टोरी का मेन फोकस है गरीब और अमीर बच्चों के बीच का गैप। पुअर स्टूडेंट्स को स्कूल में इग्नोर या इंसल्ट किया जाता है। स्टेड ये बताती है कि एजुकेशन सिस्टम भी कभी कभी इनइक्वालिटी को बढ़ा देता है। रिच बच्चों को ज्यादा अटेंशन मिलता है जबकि पुअर बच्चों को कॉर्नर में छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल,
कोई पुअर स्टूडेंट अगर पुराने कपड़े पहनता है तो उसका मजाक बनाया जाता है, यह क्लियरली क्लास डिफरेंस दिखाता है। 3. गरीब बच्चों पर इमोशनल असर। स्टेड उन बच्चों के इमोशंस को भी दिखाती है, उन्हें शर्म, गिल्ट और अकेलापन महसूस होता है। ऐसे बिहेवियर से उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। स्टोरी यह मैसेज देती है कि डिस्क्रिमिनेशन से बच्चों का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है और उनके ड्रीम्स भी छोटे पड़ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन। स्टेड के स्टोरी का पुअर चाइल्ड एक सिंबल है अन सबके लिए जो सोसाइटी में नेग्लेक्ट होते हैं। 4. सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम पर स्टेड का क्रिटिसिज्म। स्टेड ने अपनी स्टोरी के जरिए पूरी सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है। स्कूल को उन्होंने एक मेटाफोर बनाया है जहां फेयरनेस की जगह बियास और इनइक्वालिटी है। टीचर्स भी कई बार इस भेदभाव को इग्नोर कर देते हैं, जो सिस्टम की फेलियर को दिखाता है। स्टोरी हम सबसे एम्पैथी और संवेदना दिखाने की अपील करती है, खासकर गरीब बच्चों के लिए। 5. राइटिंग स्टाइल और रियलिज्म। स्टेड का लिखने का स्टाइल सिंपल और रियलिस्टिक है। डायलॉग और सिचुएशंस रियल लाइफ जैसे लगते हैं। उन्होंने आयरनी और सटल इमोशंस का यूज करके मैसेज को और पावरफुल बनाया है। स्टोरी इतनी नेचुरल लगती है कि रीडर को वो पेन और इनजस्टिस क्लियरली महसूस होता है। कंक्लूजन। आखिर में, क्रिस्टीना स्टेड की द ओल्ड स्कूल एक इमोशनल और सोशली अवेयर स्टोरी है जो क्लास डिफरेंस और गरीब बच्चों के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करती है। ये स्टोरी सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं करती, बल्कि पूरी सोसाइटी के अनफेयर सिस्टम को मिरर करती है। स्टेड का मैसेज क्लियर है, एजुकेशन तभी मीनिंगफुल है जब हर बच्चे को इज्जत और सम्मान मिलता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. How is the removalists a critique of Australian society? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डेविड विलियमसन का प्ले द रिमूवलिस्ट्स ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी की बुराइयों को कैसे दिखाता है। हमें एक्सप्लेन करना है कि वायलेंस, करप्शन, सेक्सिज्म और पावर के मिसयूज के थ्रू सोसाइटी के मॉरल प्रॉब्लम्स को कैसे एक्सपोज किया गया है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डेविड विलियमसन का प्ले द रिमूवलिस्ट्स 1971 ऑस्ट्रेलियन थिएटर का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। यह प्ले 1970 के समय के अर्बन ऑस्ट्रेलियन लाइफ को दिखाता है जहां पर लोगों के बीच वायलेंस, सेक्सिज्म और पावर का मिसयूज आम बात बन गई थी। इसमें रियलिस्टिक डायलॉग और पावरफुल कैरेक्टर्स के जरिए विलियमसन ने सोसाइटी के अंदर छुपी हिपोक्रेसी और मोरल वीकनेस को सामने रखा है। प्ले पुलिस सिस्टम और डोमेस्टिक लाइफ दोनों की प्रॉब्लम्स को एक शार्प सैटायर के रूप में दिखाता है। मेन बॉडी। 1. वायलेंस और मैस्कुलिन एग्रेशन का एक्सपोजर। प्ले का मेन थीम ही वायलेंस है, जिसे ऑस्ट्रेलियन मेल आइडेंटिटी का एक नेचुरल हिस्सा बना दिया गया है। सार्जेंट सिमंस और कांस्टेबल रॉस दोनों अपने पावर का मिसयूज करते हैं और वायलेंस से अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं। फियोना पर उसके हस्बैंड केनी का डोमेस्टिक वायलेंस सोसाइटी के पेट्रियार्कल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। ये वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी है, जो सोसाइटी के मोरल डाउनफॉल को दिखाता है। 2. पुलिस अथॉरिटी और करप्शन पर कमेंट। पुलिस सिस्टम, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल है, प्ले में करप्ट और अब्यूसिव दिखाया गया है। सार्जेंट सिमंस अपनी ड्यूटी भूलकर अपने पर्सनल एंजॉयमेंट और कंट्रोल के लिए पावर का मिसयूज करता है। कांस्टेबल रॉस शुरू में इनोसेंट लगता है, लेकिन सिमंस के इन्फ्लुएंस में आकर वो भी वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। इससे ये दिखाया गया है कि सिस्टम खुद करप्ट है और नए लोग भी उसी करप्शन का पार्ट बन जाते हैं। 3. जेंडर इनइक्वालिटी और सेक्सिज्म। प्ले में वीमेन को वीक और सेकेंडरी रोल में दिखाया गया है, जो ऑस्ट्रेलियन पेट्रियार्कल सोसाइटी को मिरर करता है। फियोना अपने अब्यूसिव हस्बैंड से बचकर निकलना चाहती है, लेकिन पुलिस उसका मजाक उड़ाती है। केट का फ्लर्ट करना उसके कैरेक्टर के खिलाफ किया जाता है, जिससे दिखाता है कि सोसाइटी वीमेन को जज करती है, मेन को नहीं। विलियमसन ने क्लियरली बताया है कि सेक्सिज्म और मेल ईगो ने इक्वालिटी और जस्टिस को वीक बना दिया है। 4. द रिमूवलिस्ट का सिंबॉलिक रोल। रिमूवलिस्ट का कैरेक्टर छोटा जरूर है, पर उसका मीनिंग डीप है। वो एक ऐसे आम इंसान का सिंबल है जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को देखकर भी कुछ नहीं करता। उसकी प्रायोरिटी सिर्फ अपना काम और पैसा है। यह मॉडर्न लाइफ के सेल्फिश और इनसेंसिटिव एटीट्यूड को दिखाता है। इस कैरेक्टर के थ्रू विलियमसन ने बताया है कि सोसाइटी के लोग मॉरली पैसिव हो गए हैं। कंक्लूजन। द रिमूवलिस्ट्स एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के मोरल और सोशल सिस्टम का।
प्ले वायलेंस, सेक्सिज्म और करप्शन के जरिए दिखाता है कि कैसे सोसाइटी के लोग अपने वैल्यूज खो चुके हैं। विलियमसन ने सैटायर और रियलिज्म का कॉम्बिनेशन यूज करके एक ऐसा ड्रामा लिखा जो ऑडियंस को अपने आप से सवाल करने पर मजबूर करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।